हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के मामले पर मुकम्मल मायूस हो गए। बहुत कोशिश के बावजूद मुज़ाकरात की कोशिश कामयाब ना हो सकी। अब इख्तियार महमूद खान अचकजई के पास है, बड़ा बयान दे दिया। दूसरी तरफ वजीर आला केपी ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन का वफाकी हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगा दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की मुश्किलात कम ना हो सकी। फांसी की सजा के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 21 साल की मजीद सजा सुना दी गई। बेटा और बेटी को भी एक मुकदमे में 5 साल की सजा हो गई। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और बानी से मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई का सेनेट में शदीद एहतजाज, लेकिन कौमी असम्बली इजलास मुकम्मल खामोशी। क्या वजह है? बैरिस्टर गौहर ने भी अपनी तकरीर में जिक्र तक ना किया। असद कैसर पर भी खामोशी छा गई। कप्तान के इशू पर बात करने के बजाय पीटीआई अरकान को कोरम की निशानदेही करके ऐवान से चलते बने। दूसरी तरफ सेनेट में वफाकी वजीर मुमलिकत ने कप्तान को जेल में मिलने वाली सहूलियात गिनवा दी। मुलाकात के लिए कोर्ट का रास्ता भी दिखा दिया। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी मुनीब, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपका कमेंट इस पे जरूर चाहूंगी कि साल गुजर गया है। 26 नवंबर का जो पूरा एक वो एहतजाज अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो है वो आया था, किस तरह से बुशरा बीबी ने टेक ओवर किया, वो सब हमारे सामने है। उस वक्त तो अज़म ये था कि खान की रिहाई के बगैर जो है वो वापस नहीं जाएंगे। आज 1 साल बाद कुछ जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही पलटती हुई नजर आ रही हैं। निजाम ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है, कहीं पीटीआई जो है वो इतनी कमजोर पड़ गई है कि एहतजाज तो दूर का ख्वाब है, अब बात जो है वो मुलाकात के भी जो है वो लाले पड़ गए। जी हाँ, ये पहले हमें लगता था कि ये सब कुछ शायद एक अलिफ लैला की कहानी है, या हुकूमत या जो मुक्तदरा है पाकिस्तान की या ताकतवर लोग, सिर्फ ये उनकी खाम ख्याली है। लेकिन एक अजीब तारीख हम बनते हुए देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर मुतअद्दिद दफा कोशिशें, कभी फाइनल कॉल, कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई, बहुत सी अटेम्प्ट हुई, लेकिन मामला रिहाई तो दूर की बात, अब तो मुलाकात का सिलसिला भी रुका हुआ है। और उम्मीद तो करते हैं हम कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। उनकी फैमिली और उनके वुकला उनसे मिले। आफरीदी साहब का तो मसला अभी तक है, लेकिन शायद फैमिली और वुकला की मुलाकात अगले मंगल को हो जाए। ये आज बैरिस्टर वकील मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये मुमकिन है कि उनकी मुलाकात हो जाए अगले मंगल को, लेकिन वो भी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए। अब देखिए, बात सिक्योरिटी की होती है तो वो असल इशू तो और मामलात का भी है, लेकिन अफरीदी साहब के लिए तो नो है इस वक्त तक, और कोई रास्ता दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा जिसमें सुहेल अफरीदी साहब के साथ कोई मामलात दुरुस्त हो, या कम से कम इस बहस तक तो, इस जगह तक तो पहुंचे कि वो खान साहब से मुलाकात कर सके। तो ये एक अब क्योंकि जब मुलाकात की बात होती है तो एक कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो जाता है कि अली अमीन किस तरह के सीएम थे, सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अब क्या उनके शूज फिल कर पाएंगे, क्योंकि जो भी शिकायत हो अली अमीन से वो एक क्राउड जो है वो इकट्ठा कर लेते थे, एहतजाज को जो है वो लीड करते थे, बड़े जोशो खरोश से जो है वो उन चीजों को लीड करते थे। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने कोशिश भी की कि खान साहब के मामला जो हैं वो हल हो जाए। सुहेल आफरीदी को अब तक जो है वो आप कैसा देख रहे हैं? सिर्फ बयानात की हद तक ही देख रहे हैं या कुछ उनसे भी जो है वो कुछ डिलीवर भी कर पाएंगे? रबिया का पूछने का मकसद है, तेरी याद ही तेरे जाने के बाद तो अली अमीन गंडापुर की याद आ रही है। मैं जस्ट अगर चिप इन करूं थोड़ा सा। जी, मैं ये बात दुरुस्त है जनाब क्लासर साहब, इसलिए क्योंकि देखिए गंडापुर साहब एक, जिसे हम कहते हैं ना, चलता पुर्जा थे। वो ही वॉज नॉट न्यू टू द सिस्टम। बिल्कुल, इस बात को समझने की जरूरत है कि वो पहले भी कश्मीर अमूर के वजीर रहे। सारी बात है, जब आप कश्मीर अमूर के वजीर रहते हैं, आप किसी से मुलाकात, किसी से न्याजबंदी, किसी से मामलात, सिस्टम के अंदर आपके कुछ लोग हमदर्द भी बन जाते हैं, कुछ के साथ आपका ताल्लुक भी छोटा मोटा बन जाता है। फिर गंडापुर साहब का ये था कि वो जहाँ एक सख्त बात करते थे वहीं जाकर फिर सॉरी भी करते थे, वहां जाके मामला दुरुस्त करने की बात भी करते थे, तो हालात मुख्तलिफ हो जाते थे। गंडापुर साहब के वो अलग बात है, एंड में आके उनके भी मामला प्रॉब्लम में पड़ गए वो,
लेकिन गंडापुर साहब का तो लिएजॉन कम से कम मोहसिन नकवी साहब की हद तक तो था कि वो उनसे राब्ते में रहते थे, इस्लामाबाद आने के वक्त भी वो उनसे राब्ते में होते थे। यहाँ अफरीदी साहब का मसला ये है कि ना उनसे कोई बात कर रहा है, ना उनसे कोई मिल रहा है, बल्कि उनके लिए तो जीरो स्पेस है, कोई गुफ्तगू है ही नहीं। जब ऐसा ना हो तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? फिर तो एक जमूर का शिकार होगी हर चीज, और वो जमूर इस वक्त आज की हुकूमत को बहुत सूट करता है और वो इसको थॉरली इंजॉय भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो वो ऐसा जमूर जहर कातिल है। उनके लिए एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि वो ना कोई तहरीक चला पाए हैं, ना कोई गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर कर पाए हैं, सिवाय चंद वाजत के साथ हमारे मुल्क के सीनियर सहाफियों के, जिन्होंने खान साहब को वो बहुत बेवमालाई शख्सियत बना दिया है कि नहीं वो शायद बस सारे उनके आगे सरमसजूद होने के लिए मरे जा रहे हैं और खान साहब जब चाहे वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3 सालों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता। यहाँ खान साहब के लिए ना पहले दिन कोई ऑप्शन थी जेल से निकलने की, ना आज है। ये बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। अच्छा, इसमें अब ये ऐसा क्या कर बैठे हैं सुहेल अफरीदी साहब? उन्होंने हालांकि सहाफ़ियों से मुलाकातें की 2-3 दिन इधर, तो लग रहा था कि उन्होंने अपनी गलतियां भी मानी, कुछ चीज़ें भी मानी, लेकिन साथ में साथ अपना बयानिया भी रखा। मुझे लग रहा था वो सोशल मीडिया के हाथों खुद को मजबूर फील करते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से भी ज़्यादा कुछ गलतियां हुई हैं या चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बयान कर दी गई हैं, लेकिन वो ये ना करते जो कुछ उन्होंने बयानात दिए या आते ही जो उन्होंने फायर वर्क शुरू किया। तो खान साहब की तो क्वालिफिकेशन ही यही है कि बंदा जो है आते ही मुंह से आग के गोले निकाले और वो आके हर शय को ये भस्म करके रख दे। अब अगर अफरीदी साहब ये काम नहीं करते थे तो उन पे भी वो टाइटल लग जाना था, देखा जी बिक गया है जी, डर गया है जी, मिल गया है। वो खुद भी उस दिन कह रहे थे कि मेरे ऊपर भी 100 इल्जामात लग गए और मेरे भी मीम्स बनना शुरू हो गया। अभी उनको आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, उन पर भी मीम्स बनना शुरू हो गए कि शायद वो भी फौजियों के साथ मिल मिलाप हो गया। तो अफरीदी साहब क्या करें? एक साइड पे वो कहते हैं खाई है, दूसरी साइड पे समंदर है, उधर एस्टेब्लिशमेंट है, इधर खान साहब हैं, वो बेचारे तो दरमियान में सैंडविच होकर रह गए सब। मतलब आप उनकी जगह होते क्या करते, क्या एडवाइस करते उनको? बात यह है राना साहब, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी जगह पर नहीं हूँ। मेरा भी ये ख्याल है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो हम सुनते थे ना, जर्मन भी डाटा से जापान भी डाटा, वो वाला काम है। अच्छा। तो वो अब ये आपकी दोस्त आपने तो इसका तजजिया किया है कि वो कहते हैं ना कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। वो अफरीदी साहब की इस वक्त वो हालत है। प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई का जो वर्कर वोटर सपोर्टर है सोशल मीडिया, वो बड़ा हॉस्टाइल है। वो कहते हैं अफरीदी साहब आए झंडा लहराते हुए, तलवार लहराते हुए और इस्लामाबाद की को बाकायदा तौर पर वहां आके कब्जा कर लें और कंकर कर लें, जबकि हकीकत में ऐसा है कि अफरीदी साहब इज जस्ट अनदर चीफ मिनिस्टर विद जीरो कनेक्शन इन इस्लामाबाद पिंडी। समझे ना इस बात को क्लासा साहब? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गंडापुर साहब का बहुत उनका बीच में इन रोड्स थे और कुछ उन्होंने बनाए भी। यहाँ जो अफरीदी साहब हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा से निकल के जो ये हमारी हुकूमत है वफाक के अंदर, ये तो उन्हें ट्रीट करते हैं एज ए इज नोबडी। और मुक्तदरा को तो फिर आप छोड़ ही देना। तो अभी तक तो कोई आइस ब्रेकिंग नहीं हुई। अल्लाह करे कोई ये, क्योंकि सियासी मामलात में तनाव अच्छा नहीं होता और किसी भी सियासी जमात के। मैं ये पूछना चाह रहा था क्या करें अफरीदी साहब, ऐसा क्या करें कि जनाब के एस्टेब्लिशमेंट का दिल राम हो जाए, नरम पड़ जाए और जाके खान साहब का वो शुक्रिया तो अदा कर सके। अभी तक तो पर्सनली तौर पर शुक्रिया भी नहीं अदा कर सके कि खान साहब आपकी मुझ पर नजर करम पड़ी और मुझे आपने वजीर है। इतना तो मेरा ख्याल राइट बनता है उनका अफरीदी साहब का, इतना तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब क्यों, व्हाट शुड ही डू के उसके बाद, बल्कि बाद में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जनरल शरीफ साहब ने, उन्होंने मजीद उस पर सख्त बातें की। उस दिन अफरीदी साहब ने कोई ऐसी बातें की, नेक्सस की कि जनाब के दहशतगर्दी का तो ड्रग्स का तो पॉलिटिशियन का नेक्सस है, उन्होंने अगेंस्ट को और डाल दिया सिक्योरिटी फोर्सेज और उनका कोई नेक्सस है। तो वो तो लड़ाई तो जबानी चल रही है, बट व्हाट शुड ही डू? तो क्या करें आप? वो बेचारे वहां बैठे हुए हैं जमीन पे, एक सूबे के वजीर आला हैं, लोग हैं, मीडिया है, क्लिप्स हैं। आज तो वो चाय पिलाने की बात भी कह रहे थे साफियों को कि यार आप थक गए होंगे चाय। उन्होंने हमारा तो रोज का काम है, आप बताएं आपको कुछ चाय वगैरह पिलाएं, आप ना थक गए हों। बात यह अभी से आप ना क्लासा साहब के ये कोई जो भी हो रहा है
ये मेरे आपके लिए, हम सब के लिए कोई अनहोनी नहीं है, कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट तो है नहीं, बस किस्मत मोमेंट ही मैं कहूंगा इसे। ये कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज तो नहीं है। लेकिन मैं आपका तजर्बा और इल्म मुझसे ज्यादा है, मेरे लिए तो ये एक नई तारीख है पाकिस्तान की जो आजकल रकम हो रही है। हमने टर्न अराउंड देखा है, हमने देखा है लड़ाई होते हैं, मामला खराब होते हैं और मामला फिर दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक ऐसा मामला है जहां कोई टर्न अराउंड नहीं हो रहा सिरे से। और ये जो आफरीदी साहब वाला मामला है जिसमें आप कह रहे हैं वो क्या करें, देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके अनकंडीशनल तस्फिया शायद ऑफर करना चाहिए और आफरीदी साहब को बहसियत वज़ीर आला वो करना चाहिए जो उनका काम है, यानी गवर्नेंस बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, अपना काम करें, तो शायद उनके लिए मामलात आसान होंगे। वो अब उन पर उनका तमस्खुर इस बात पर उड़ाया जा रहा है कि ये क्या वज़ीर आला है। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मैं एक बड़े सीनियर एक जिम्मेदार शख्सियत की बात कर रहा हूँ हुकूमत की, तो उन्होंने मुझे मिसाल दी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल अक्सर जगहों पर हो गई है कि खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कोई बाहर निकल के आपको गोली मार दे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है कि एक जो रोड स्कफल है और या एक आम एक्सीडेंट जो है उसमें ये कत्ल कहाँ से आ गया। इतने बुरे हालात हैं। और क्योंकि और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो आफरीदी साहब का गुस्सा है या पीटीआई का, वो है वो बहुत सा ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा होता है जो कि इलीगल ट्रेड है, वो आप भी जानते हैं, उसको तो बंद कर दिया। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कोई इरादा नहीं है ये बॉर्डर खोलने का फिलहाल किसी का। अच्छा। और फॉर इनडेफिनिट पीरियड से बंद कर दिया गया। और जाहिर बात है जब वो बंद होगा तो उसका असर वहाँ की लोकल जो स्मगल इन्फ्यूज्ड इकोनॉमी है उसको होगा, उससे फिर वो एक पॉलिटिकल डिसेंट और गुस्सा भी उनका। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का फोन आया, उनको मुबारकबाद दी, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब कि मेरी मुलाकात करें खान साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल, मैं जरा मशवरा बातचीत करके मैं करता हूँ साहब, जरा प्रोसेस में 2-3 दिन लगते हैं, जिसकी ये खैर बेसब्री दिखाई। अब उन्होंने मरियम नवाज साहबा को भी लेटर लिखा है सर, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा भी इस पर मेरा खामोश है शायद कि उनका भी जवाब नहीं आया, उनसे भी मदद मांगी गई जी मेरा मुलाकातें नहीं हो रही हैं NFC वगैरह का, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा। तो इससे आप समझते नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक अगेंस्ट पंजाब अगेंस्ट सेंटर आएगी कि देखें जी इनको पे तो असर कोई नहीं होता। उन्होंने वजीर आजम को लेटर लिखा, उन्होंने वजीर आजम की भतीजी को लेटर लिखा, चीफ मिनिस्टर पंजाब को लिखा, तो वो मिलने जाते हैं, सड़क पे बिठा देते हैं। डोंट यू थिंक इन पॉलिटिकल टर्म्स, और पंजाब और आपको तो खैबर पख्तूनख्वा की हजारों साल की एक अनईजी हिस्ट्री भी है, हिस्टोरिकल भी है। चलो कम से कम इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं 17 हमले करूंगा, जैसे गंडापुर साहब ने कहा था पंजाब पे 17 हमले करूंगा या इस्लामाबाद पे करूंगा या चढ़ाइयाँ करूंगा। उस तरह की कोई बात तो अब तक अफरीदी साहब नहीं की, चलो सख्त ज़बानें कोई दरमियान में की होंगी। तो ये इसको कैसे देखते हैं कि दो सूबों के दरमियान एक, इसका तो शायद फिर PTI को फायदा हो रहा होगा कि ठीक है जी पंजाब और सेंटर में कहेंगे देखें कि ये पंजाबी भाई जो है हमारी बात नहीं सुनते हमारे वजीर आला की, वो सड़कों पर बैठा रुल रहा है। इस वक्त तो हालात तो आपके सामने है साहब, कोई अच्छी नवी इम्प्रेशन तो नहीं जा रहा, लेकिन आप यकीन माने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊंगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यही बात बड़ी हैरान कुन है कि वहां पर कोई बॉदर ही नहीं करता। और आफरीदी साहब को शायद वो जो एक इम्प्रेशन था जो वो लेकर आए कि वो उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसको शायद जाहिल करने के लिए उनका जोर तोड़ने के लिए शायद ये कोशिश। ये एक और वजह भी हो सकती है, जस्ट नीड योर कमेंट, के माजी में हमने देखे कि इस तरह की मतलब खान साहब को बड़े बेहतर, उनके जो कैप्टर्स हैं, टॉर्मेंटर्स हैं, जो भी कहें, वो बड़े अच्छे तरीके से खान साहब का मिजाज समझते हैं कि हमने किस वक्त खान साहब से कौन सा पर्टिकुलर फैसला करवाना है और हमने कौन सा ऐसा काम करना है जिसके बाद खान साहब एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो उनसे करवाना चाहते हैं, जो भी उनके कैप्टर्स हैं। माजी में भी हमने देखा है कि उन्होंने 2-4 दफ़ा, जब आपको याद होगा उनकी बहनें गिरफ्तार हुई, उनको मिलने नहीं दिया गया था। एक दफ़ा मेरा ख्याल SCO का इजलास हो रहा था 17-18 दिन, उन दिनों भी नहीं मिलने दिया गया था। उस वक्त भी उनकी सेफ्टी कंसर्न जो है वो सामने आई थी, इंडियन चैनल दुनिया भर में वो बातें मशहूर हो गई, फिर खान साहब पे टॉर्चर की बातें होने लगी, 100 चीज़ें फैलाई गई थी। अभी आप लगते हैं कि ये जब खान साहब से मिलेंगे कभी भी, मतलब मीन्स अगले हफ्ते जो आप बता रहे हैं, तो खान साहब तो गुस्से में भरे बैठे होंगे, फिर कोई फैसला कर देंगे बहुत बड़ा कि जनाब अभी पार्लियामेंट्री कमेटी से इस्तीफे दिलवाएं। आप कहेंगे जी पार्लियामेंट से भी इस्तीफे दो,
दैट्स व्हाट दे वांट कि खान साहब को गुस्सा दिलवाएं और गुस्से में खान साहब से फैसले करें। और खान साहब इस तरह के गुस्से में फैसले करने के लिए माशाल्लाह उनमें तो बड़ी कैपेसिटी भी है और वो बहादुर आदमी है वो। तो इस तरह की चीज़ तो नहीं की जा रही कि उनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि कोई ना कोई एक और बम चला दें वो। साहब ये दुरुस्त दिया है, मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें वजन तो है कि उनको शायद जिच किया जा रहा है, लेकिन अगर वो जिच कर भी ले ना भी करे तो मटेरियल डिफरेंस क्या आता है? पीटीआई अगर पार्लियामान से निकल भी जाती है और वो कहते हैं नहीं बस दे दो इस्तीफे, तो यहाँ जो इधर 8 तौर तरीके हैं हुकूमत के मामलात हैं, यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन से लेकर जजेस तक ये नोट कर लीजिए, लिस्टें बनी हुई है कि जैसे ही कोई नशिस्त खाली होगी तो वहां पर एक एक नशिस्त पे 10-10 उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मैं तो मुसल्ले पे बैठे हैं, दूसरे लफ्जों में मुसल्ले पे बैठे हुए, दुआएं मांग रहे हैं कि कोई यहाँ पे इस्तीफे दे, रिजाइन करें। तो और ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, सेकंड लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बनी हुई है और उनको वेट भी किया जा चुका है बहुत सौ को। अच्छा, नाम फाइनलाइज। जी, तो ये बस करने की देर है। मैं बहुत से नाम तो मुझे भी पता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं उससे बात हम कर सकते, लेकिन बहुत सारी काम तो ऑलरेडी हुआ है, वो सिर्फ जगह की इंतजार हो रहा है, जगह का। मुनीब, थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जो नवाज शरीफ साहब जो है मंजर आम पर आए इतने टाइम बाद, बड़ा उन्होंने खिताब किया और बात की। वैसे तो जो है 2 बातें उसमें वर्ड डिस्कसिंग है। एक तो उन्होंने परफॉर्मेंस की बात की, दूसरा उन्होंने कुछ माजी की बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जिन लोगों ने लॉन्च किया उनका भी जो है वो एहतसाब कराना चाहिए। बड़ी वैसे तो हैरानी की बात है, नवाज शरीफ साहब जो उनका सियासी कदकाठ है, जिस तरह के वो लीडर हैं, वो आते अगर मंजर आम पे तो आके जो है वो लोगों के मसाइल की कुछ बात करते, कुछ दहशतगर्दी में जो मुल्क घिरा हुआ है उसकी बात करते, लेकिन मुल्क में इंडिया पाकिस्तान जंग भी हो गई तो भी जो है वो नजर नहीं आए थे। तो वो एक ही दफा नजर आए थे जब 27वीं तरमीम पे वोट करना था और अब जब बाई इलेक्शन जो हैं वो जीते। आप इससे पहले ये सवाल का जवाब दें, मैं ऐड कर दूं, वो इन्होंने कहा ना कि पाक इंडिया भारत जंग में, वो तो पीएम नवाज ने कहा था सारी प्लानिंग ही नवाज शरीफ साहब ने बाद में ये पता चला था कि सारी बाद में, लेकिन ये पता चला था कि सारी आई थिंक मरियम औरंगजेब या किसी ने ये कहा था कि सारी प्लानिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की थी। खैर, एनीवेज, हैविंग सेड दैट, अब जब वो ये बयान देते हैं कि इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च जिन्होंने किया उनका भी एहतसाब हो, तो ऐसा लगता है कि वो माजी में जो है वो फंसे हुए हैं। उनके अंदर जो लोग अज्यूम कर रहे थे कि वो इसलिए चुप है क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर जो बहुत ज्यादा गम है इस चीज का कि उनका जो इक्तदार जिस तरह से छीन लिया गया, तो वाकई फिर ये बात तो सच साबित होती है जब वो इस तरह की बात करते हैं। और उनके भाई का वजीर आजम बन जाना, उनकी बेटी का सीएम बन जाना, ये भी उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सका। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने लगभग ऐसी बातें, जब वो उनको निकाला गया 2017 में तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, फिर पीडीएम जब बनी उन जलसों में उन्होंने यही कहा कि बाजवा साहब और फैज हमीद साहब जवाब दें, आपकी जिम्मेदारी है या आपकी वजह से हुआ। फिर आप देखिए, फिर एक वो वक्त हमने देखा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान आना था 2023 में, आने से कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एग्जैक्टली यही बात की। अब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने यही बात की। ये बात उनके दिल के बड़े करीब है और वो ये समझते हैं कि ये सब होना चाहिए। खुश वो बहुत है कि उनकी साहबजादी की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब झंडे गाड़ रहे हैं, बड़ा ठीक काम हो रहा है। इनफैक्ट जो इक़्तिदार या ताकत का हुमा है वो दोबारा से मियां नवाज शरीफ साहब के कंधे पर बैठा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब फर्मली बिलीव करते हैं कि ही वॉज रॉन्ग, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, उसका कफारा लोगों को अदा करना चाहिए। लेकिन जो निज़ामे रियासत है उसके अंदर ना मियां नवाज शरीफ साहब की जमात का कोई लीडर, बशमूल उनके भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब या उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि अपने वालिद के बहुत करीब है, उनकी साहबजादी, वो भी शायद इस वक्त इस बात के ऊपर पूरी तरह बिलीव करते हो, लेकिन शायद इसको एग्जीक्यूट ना करना चाहते हो कि कोई एहतसाबी अमल या वो हम उसमें जाना चाहिए हमें। और वो समझते हैं कि बस जी ठीक है, इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल वापस लेने का वक्त है और डिलीवर करें लोगों को ताकि हमारी साख जो पहले थी वही बन जाए। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा उनको ये दिल के करीब ये चीज रही है और रहेगी, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी इससे निकल नहीं सकते, ये उनके ज़हन में रहेगी। अच्छा, ये मुनीब बताइएगा, ये डिमांड उन्होंने किससे की है? भाई वजीर आजम है, उसके बाद ये उन्होंने अपने भाई को कहा है कि जनाब के इमरान खान साहब का और वो जनरल फैज साहब तो वो मतलब इतने बड़ी चीज़ें नहीं थी, बड़े लोग और थे,
तो ऑफ कोर्स ही इज रिफरिंग टू सम अदर पीपल। तो किससे डिमांड कर रहे हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए? ये किसको उन्होंने एड्रेस किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किया है, क्योंकि 2 साबिक चीफ जस्टिस थे जो समझते हैं, जो मेरा ख्याल है, मई व्यू के आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ इशारा है, और साथ में साकिब निसार साहब हैं। आर्मी की तरफ जाएं तो जनरल बाजवा साहब की वो बात कह रहे हैं। तो क्या वो आर्मी चीफ से डिमांड कर रहे हैं, या फील्ड मार्शल साहब से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं जो उनके अपने भाई हैं और उनके बड़े ओबीडियंट भाई हैं, या वो यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं? हालांकि 1 मिनट का काम है कि आप उनको अगर चाहें तो एक यहाँ स्पेशल वो बनवा लें, पार्लियामेंट से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए एक नई कोर्ट बनवा लें और उसके बाद ट्रायल करवा लें, जैसे उन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब का करवाना की ये कोशिश की थी 2013-14 में। ये डिमांड है किससे आखिर? ये साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था मुशर्रफ साहब वाला, आपको याद है मुशर्रफ साहब अपने फार्म हाउस से निकले थे लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचे थे, कोर्ट हो कहीं और गए थे। एएफआईसी चले गए। जी 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 बिल्कुल। तो उसका खमियाजा बाद में फिर सब कुछ भुगता ना जी। अब पीएमएलएन का जो रैंक एंड फाइल है, और इवन मैं समझता हूँ ऊपर ये लोग ये बिलीव करते हैं कि गो के बाजवा साहब ने बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की। बाजवा साहब ने ज्यादती मियां नवाज शरीफ के साथ की। बाजवा साहब को जो आर्मी चीफ है वो मियां नवाज शरीफ ने लगाया था, लेकिन उनके साथ ज्यादती बाजवा साहब ने की। अब पीएमएलएन ये समझती है कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए और हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसका जवाब दे चुकी है। आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ ने अपना चार्ज संभाला था 2022 में, उसके बाद जो पहला यौम शोहदा था उस दिन बाजवा साहब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, अभी फील्ड मार्शल नहीं बने थे, उनके साथ दाएं जाने भी शायद बैठे हुए थे किसी तकरीब में। और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उन्होंने ये मैसेज दिया था, बाजवा साहब इज अ फ्री पाकिस्तानी, वो आते हैं जाते हैं, उनकी फैमिली यहाँ है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चों के बिजनेसेस यहाँ पर हैं, सब वो काम कर रहे हैं, कोई उन पर पाबंदी नहीं है। दैट एक्चुअली टेल्स कि पाकिस्तान की फौज उन्हें किस निगाह से देखती है एज फॉर्मर चीफ। उनको ना उनके कोई चीज विड्रॉ हुई, ना उनके खिलाफ कुछ है, बल्कि उनकी कैटेगरी तो जो फैज हमीद साहब है उनसे बिल्कुल 1000 गुना मुख्तलिफ है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में ये खलिश जरूर है और उनकी चाहत या ख्वाहिश ये है कि उनका एहतसाब लोगों का किया जाए। लेकिन बाजवा साहब ने अपना कुफारा तो अदा किया, उन्होंने मतलब मैं फील वंडर के बाजवा साहब की सिचुएशन देखें कि वो पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाराज किया, वो आज तक नाराज हैं, उनका ट्रायल चाहते हैं, फिर इमरान खान साहब को लाए उनकी जगह, फिर इमरान खान साहब की जगह फिर इनको शरीफों को लाए। इमरान खान साहब भी नाराज, शरीफ भी नाराज, खान साहब भी उनका ट्रायल चाहते हैं, आर्टिकल 6 पे 100 बातें करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनका ट्रायल चाहते हैं। तो बाजवा साहब के हाथ क्या आया सर इस पूरी सिचुएशन में? ना वो इमरान खान साहब को पूरा खुश कर सके, ना वो इनको शरीफों को वापस ला के खुश कर सके। वेयर डज ही स्टैंड नाउ? सर कहने में क्या हर्ज है, बाजवा साहब को क्यों फर्क पड़ता है? वो आज एक आजाद पाकिस्तानी शहरी है। इमरान खान साहब से उनको शदीद गिले थे, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है जो समझते रहे, वो उनकी अपनी एक सोच है। मियां नवाज शरीफ साहब कभी इसे भूलेंगे नहीं, वो कभी इस चीज को फरामोश नहीं करेंगे और इसको खुद से अलग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हुआ वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ साहब की है और उनके पास है, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी लेवल पे कुछ ना कोई हो रहा है ना कोई ऐसी सोच। लास्टली सर, ये 2 साल मियां साहब चुप रहे हैं, बल्कि उनके मुखालफिन आज भी कौमी असम्बली में मैं सुन रहा था, बैरिस्टर गौहर साहब की मिसाल, उन्होंने टांट भी किया, तंज भी किया। उन्होंने कम से कम हमें ये खुशी है 2 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब का मास्क जो है ना वो उतर गया ना। दैट वाज वेरी मीनिंगफुल, डबल मीनिंग एक था कि मास्क उतर गया। जो मियां साहब पहन के रखते थे वो उस मास्क की बात कर रहे थे या पॉलिटिकल मास्क की बात कर रहे थे। आई कांट से एनीथिंग। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज उन पर टांट किया कौमी असम्बली में, वाज प्रेजेंट देयर इन द प्रेस गैलरी। तो हाउ डू यू सी दैट कि 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि मियां साहब अब कहते हैं, जब वो उनके पार्लियामेंटेरियन जीत के हैं इलेक्शन के, यस टुडे इज द डे कि अब मुझे बात करनी है, खुल के करनी है और फिर मैंने जर्नल और जजेस के पीछे जाना है? देखिए, जो अभी गुफ्तगू की गई मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से या जो हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक चीज बड़ी क्लियर, अभी अक्सर डिस्कशन होती है और ये पीएमएलएन के 2 लोग हैं उनसे दोस्त है, उनसे भी होती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो निहायत जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना है कि जी जो लोग ये समझते हैं कि मियां साहब
रिटायर हो गए, पीछे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। एक दो अहम फैसले थे। मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी और उनकी मर्जी ने इस बात को साबित किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज की ओनरशिप लेते हैं। वो ओनरशिप क्या है जी? एक ये कि उन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तैनाती और उनके नाम पर डट जाना, ये काम मियां नवाज शरीफ का था और उन्होंने इसके ऊपर लकीर डाल दी थी कि इनके अलावा मेरी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत किसी को आर्मी चीफ नहीं बनाएगी, कम वोट में जो मर्जी हो जाए। और अंदर जो कुछ हुआ, मैं तो बहुत सी चीजों का हैसियत साफ, आप ये कह सकते हैं मैं गवाह भी हूँ जो कुछ हो रहा था, मैंने लिखा भी उसके ऊपर। लेकिन एक तो वो बात थी। अब ये 27वीं तरमीम के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब का आना, ऐसा नहीं था कि अगर वो ना आते तो तरमीम पास ना होती, मौजूदा वोट्स एक्स्ट्रा थे कि वो पास हो जाती। लेकिन उस दिन में मियां नवाज शरीफ साहब का आना इस बात के ऊपर मोहर साबित करता है कि वो इस निजाम के सेक्रेटरी हैं और वो पर्पस भी उस दिन आए और उन्होंने ओन किया उन तरामीम को। और मियां साहब के लिए सबसे ज्यादा, ये मैं आपको बड़ा ये तज्जिया नहीं पेश कर रहा, बाकी आप खुद इसकी तशरीह कर लीजिएगा क्लासर साहब, कि आईडी अदालत से ज्यादा वो जो आर्टिकल 243 के तहत तरमीम थी उसको ऑन करने आए थे। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाय वर्च्यू ऑफ दैट अमेंडमेंट जो फिर तब्दीलियां हुई और आर्मी एडमेंट। मैं आपकी लास्ट कमेंट करके मैं इसमें कि मुझे आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को जो स्टार है ना कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न्स के बारे में कहा जाता है कि अगर देयर इज ए बॉस एंड देन देयर इज ए रियल बॉस एंड कैप्रिकॉर्न्स आर द रियल बॉस। तो यही दिखाने के लिए आए थे कि भाई साहब ठीक है मेरे भाई साहब ये बाकी सारे पावर में, बट आई एम द रियल बॉस, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो कह सकता हूँ मैं। बड़ा थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुनीब फारूक जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है सेनेट में क्या हुआ, कौमी असेंबली इजलास में क्या हुआ, क्लासर साहब क्योंकि वहां पे मौजूद थे, इनसे पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो वहां पर देखी गई। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ मजीद खबरें जो हैं वो शामिल कर लेते हैं। क्लासर साहब आपने जो है वो सेनेट के इजलास में भी आप मौजूद थे, इसके अलावा जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ वहाँ पर भी मौजूद थे। सेनेट में जो है वो कहा जा रहा है शदीद एहतजाज जो है वो देखा गया और इमरान खान की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही उस हवाले से भी बात की गई, लेकिन कौमी असेंबली में जो है वो मुकम्मल इस हवाले से खामोशी थी। क्या अहवाल है? बड़ा इंटरेस्टिंग आज हुआ है काम, मुझे समझ नहीं, मैं हो गए 23-24 साल मुझे हो गए कवर करते हुए पार्लियामेंट को, मैं पहली दफा जरा कंफ्यूज हुआ हूँ मैं ये क्या हो रहा है। मसलन सेनेट का इजलास पहले था 4 बजे था, 5 बजे कौमी असेंबली का था, 1 घंटा उसमें होता है क्वेश्चन आवर होता है, मैं और इमरान मकराना साहब हम जाते हैं इकट्ठे करते हैं स्टोरीज खबरें, रिपोर्टर टाइप जैसे हमारा काम है। मेरे ख्याल था कि आज इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मार्केट में फैल रही थी, दुनिया भर के सोशल मीडिया पे झूठ सच फैलाए जा रहे थे, वो भी था। फिर आपके वजीर आला जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं वहां सड़क पे बैठे हुए हैं, फिर उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, वकीलों से मुलाकात नहीं होने जा रही, और आपको एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया, फोरम मिल गया है कि आज सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास दोनों के हो रहे हैं, दोनों हाउसेज में आप बैठे हुए हैं। सो आई एक्सपेक्टेड सम वेरी पावरफुल एक तैयारी के साथ जाएंगे और कुछ ना कुछ हुकूमत को और इन बातों पे करेंगे। सेनेट के हाथ में तो हुआ, सेनेट में हम पहले गए, वहां से उठ के जब कौमी असेंबली में गए डेड साइलेंस, बल्कि 2 दफा तो मैं हैरान हुआ हूं कि इन्होंने उसको ये सेशन को इन्होंने कैंसिल कराने की, डेफर करवाने की, खत्म करवाने की कोशिश की है पीटीआई ने। अच्छा। जिस दिन इमरान खान साहब के इशू चल रहे हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से या उनके मुलाकातों के हवाले से, सब कुछ पूरी दुनिया में रोला पड़ा हुआ है, उस वक्त आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वो सेनेटर्स जो हैं क्या उनको कुछ और हिदायत थी, कौमी असेंबली के अरकान को कुछ और हिदायत थी? उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दफा उन्होंने और कोई उनके एमएनए है मेरा कल ट्राइबल एरिया से अफरीदी साहब, तो अफरीदी साहब ने ड्यूरिंग द डिबेट 2 दफा कहा कि हाउस में कोरम पूरा नहीं। कोरम क्या होता है कि 336 के करीब मेंबर हैं आपके टोटल, उसमें से आपके तकरीबन 80 या 81 या 78 के करीब मेंबर होने चाहिए, अदरवाइज हाउस आपका नहीं चलेगा। उन्होंने 2 दफा उन्होंने पॉइंट आउट किया अच्छा कि आपके हाउस में कोरम पूरा नहीं हो। भाई आपको तो कोरम पूरा हो ना हो, आप तो चुप करके बैठे, खान साहब का मसला उठाने, उनकी सेफ्टी के बारे में बातें हो रही है, मीटिंग्स नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं होने दे रहे, खान साहब कहाँ हैं, कैसे या सवाल आप उठा रहे हैं, पूछने हैं आपने उनसे। खैर पहले मैं सेनेट से देखता हूँ, मैं वहां पे उन्होंने फैसल जवेद साहब ने, उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब बैठे थे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिसर शहादत अवान साहब आए, सेनेटर वो आ गए, तो उन्होंने वहां पे खड़े होकर बात यही की और अच्छी तकरीर की। फैसल जवेद साहब ने कहा खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दे रही, उन्होंने पूरा गिनवाया कि हमारे इंसानी हकूक हैं, इसके बाद जुडिशल हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वजीर आला है,
MNAs हैं, बहनें हैं, उन्होंने बताया जी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, हमें इसका जवाब दिया जाए। अली जफर साहब ने भी ये बात की। और फिर इसके बाद वो उसमें से किसी को MNA जो है सॉरी सेनेटर जो है इसके उस सरकारी बेंच से किसी ने एक ना आवाज लगे जो हमारे तक पहुंची प्रेस गैलरी में, उन्होंने कहा हाँ इनकी आखिरी मुलाकात करवा दें। अब नो दैट वाज वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी मतलब एक तरह का लास्टी कमेंट। आखिरी मुलाकात अगर किसी कैदी की कहां से कराई जाती, आप तो उन र्यूमर्स को फिर वो कर रहे हैं, उनको हवा एंडोर्स कर रहे हैं जो मार्केट में फैली हुई है दुनिया भर में, जो मतलब झूठ साथ जो भी फैला हुआ है। तो आप तो उनको वो उस पर रोला पड़ेगा। खवातीन जो थी उसकी पीछे कि उन्होंने कहा ना ये तो वो कि जो खदशात हमारे जहन में खान साहब की लाइफ सेफ्टी के हवाले से हैं, तो इनके सेनेटर वो रोला पड़ा मतलब ला मैं क्या बताऊं अब आपको। फिर इसके बाद खैर वो खड़े हो गए तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब पहले ना गुस्से में आते होते थे, अब जब से वजीर बने तो अपना डेकोरम और अपनी थोड़ी सी वो रखते हैं कि मैंने कि बातें मतलब जीतने के बाद गाड़ी के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए तो डेकोरम नहीं दिखाया था। चलो देहाती वो तो फिर करना पड़ता है ना, आवाम के सामने तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। यहाँ पे कम से कम वो अपने आप को वजीर के तौर पर रखते हैं। अच्छा उनके लफ्जों की काट खत्म नहीं हुई, लहजे को जरा उन्होंने कुछ सेटल किया है जरा। ये नहीं पहले ये होता था थोड़ा सा ज्यादा उसके साथ करते थे, अब वो मतलब लफ्ज वही हैं जो काटने वाले हैं, किसी पे मर्ची लून वो छिड़कने वाले हैं, लफ्जों में कमी नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने लहजा थोड़ा सा अपना ठीक है। मसला आज क्या कहा उन्होंने कहा दुनिया का आप कहते हैं खान साहब मुलाकातें नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा, उन्होंने अदालत में गए हुए हैं, फलां किया हुआ है, ये उन्होंने लंबी कहानी सुनाई। उन्होंने बल्कि अली उन्होंने ये भी बताया फैसल जवेद ने कि गवर्नर जुबैर साहब को कोर्ट करके जनाब आपके गवर्नर थे नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे 100-150 बंदा मुलाकातें करता था, आप हमारे बंदे से मिलने नहीं देते। तो उस पे उन्होंने कहा जनाब आपका जो बंदा है वो बाशु VIP, इससे बड़ा VIP कैदी कोई नहीं है। देसी घी में वो देसी कुकड़ खाते हैं, 6 कमरों का बैरक मिला हुआ, एक्सरसाइज के लिए मिला हुआ है, कमरे मिले हुए, मशीनें मिली हुई हैं, आपको TV मिले हैं, भला उन्होंने तफसील की नहीं। तो उस पर भी शोर पड़ गया सारी चीजों। खैर उन्होंने अच्छा शो किया। मुझे समझ नहीं आती बैरिस्टर गौहर साहब ने 10 मिनट तकरीर की, इन्होंने नारे मारे जब नए मेंबरान है ये हलफ उठाने के लिए इलेक्शन जीते हैं ना। बैरिस्टर गौहर साहब ने जिक्र किया इमरान खान साहब का, उनकी बीमारी का, मुलाकात का, सेफ्टी का। ना वहां असद कैसर साहब बैठे थे उन्होंने किया, ना PTA के किसी और बंदे ने किया। तो 2 घंटे सेशन जो मैं वहां बैठा रहा हूं तो उसमें वो कोई उन्होंने बात नहीं की, बल्कि 2 दफा कोशिश की कि इजलास मुलतवी हो और हर दफा कोरम की निशानदाही करके निकल गए। पता चला कोरम पूरा है वापस ही नहीं है। थोड़ी अजीब सा ये मेरे लिए नहीं समझ आ रहा है। सेनेटर्स हैं, दे आर एजिटेटिंग, रेजिंग ह्यू एंड क्राई फॉर राइट रीजन। और बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब और पूरी PTA जो है उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अभी खान साहब की तरह मुलाकात नहीं हो रही, हमारा वजीर आला वहां जमीन पे बैठा हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बहनों को घसीट रहे हैं। डेड साइलेंस। आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक, इसी पॉइंट पे नाजरीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सेनेट में जो है एक हंगामा आराई हुई, जो खान साहब के हवाले से जो फेक न्यूज़ जो है वो चल रही है या फिर जो उनसे मुलाकातें जो है वो नहीं कराई जा रही। आज भी जो CM KP हैं सोहेल आफरीदी साहब, क्योंकि जुमेरात का दिन है, ये मुलाकात का दिन होता है, अडयाला जेल के बाहर हैं, उनके साथ मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर जमा है और उनका यही मुतालबा है कि अदालती अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकात जो है वो क्यों नहीं कराई जा रही। पिछले 1-2 दिनों में हमने देखा था कि खान साहब की जो बहनें हैं वो भी उन्होंने भी सिट इन किया था अडयाला जेल के बाहर और उनका भी यही मुतालबा था और फिर उनको शायद ये तसल्ली भी दी गई कि अगले हफ्ते तक जो है वो शायद बहनों की मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। सो लेट्स सी अगले हफ्ते मंगल के रोज जो है फिर वो दिन पड़ता है जब खान साहब से मुलाकात का जो दिन है वो सेट किया गया है। आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।